दोस्तों, आज मैं आपको पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में बताऊंगा। बालाजी विश्वनाथ का जन्म 1660 ईस्वी में कोंकण प्रांत के श्रीवर्धन गांव में चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वजों को छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में कोंकण के श्रीवर्धन की देशमुखी प्राप्त थी। देशमुखी एक वंशानुगत प्रणाली होती थी जिसके अंतर्गत मराठा छत्रपति किसी भी व्यक्ति को भूमि का एक क्षेत्र प्रदान किया करता था। देशमुख का मुख्य कार्य कर इकट्ठा करना था तथा एक निश्चित राशि मराठा स्वराज तक पहुंचाई जाती थी। अधिशेष राशि उस भूमि क्षेत्र के निवासियों के बुनियादी कल्याणकारी कार्यों में लगा दी जाती थी। यहाँ एक तथ्य ध्यान देने वाला है कि कोंकण की देशमुखी और महाराष्ट्र पठार की देशमुखी में अंतर है। कोंकण के देशमुख आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में नहीं होते थे क्योंकि महाराष्ट्र पठार के अपेक्षाकृत अधिक भूमि है जिससे कर भी अधिक आता था। अतः महाराष्ट्र पठार के देशमुख कोंकण के देशमुख की अपेक्षा अधिक संपन्न होते थे। श्रीवर्धन के निकट समुद्र में जंजीरा नामक दुर्ग पर सिद्धियों का अधिकार था। ये मूलतः अफ्रीका से आए थे और कालांतर में मुगलों ने उन्हें सरदार बना दिया। शंभूजी महाराज की मृत्यु के बाद ये सिद्धि प्राय कोंकण की प्रजा पर अत्याचार किया करते थे। कोंकण की महिलाओं को अरब के बाजार में बेच दिया जाता था। एक दिन सिद्धियों ने बालाजी विश्वनाथ के पिताजी की हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध में मराठा नौसेना के प्रमुख कान्होजी आंग्रे का साथ दिया था। बालाजी विश्वनाथ उस समय बहुत छोटे थे, अतः सिद्धियों के अत्याचारों से बचने के लिए बालाजी विश्वनाथ महाराष्ट्र के पठार क्षेत्र में आ गए और कालांतर में हुकूमत पना रामचंद्र पंत के अधीन काम करने लगे। दरअसल नियमित तौर पर कर न देने वाले लोगों से कर वसूलना, यहाँ तक कि मुगलों के सूबे से भी कर वसूल लाना कोई आसान कार्य नहीं था। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो कर संग्रहता के रूप में साथ साथ कुशल योद्धा भी हो। बालाजी विश्वनाथ में ये दोनों गुण थे, अतः वे रामचंद्र पंत के अधीन मुख्य लेखनिक और कर संग्रह के कार्य करने लगे। मराठों के सर सेनापति धनाजी जागव ने बालाजी विश्वनाथ की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें दौलताबाद का सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार बनने के बाद बालाजी विश्वनाथ ने महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठा स्वराज के विस्तार में अग्रणी भूमिका निभाई थी। सूबेदार पद पर रहते हुए बालाजी विश्वनाथ साहूजी महाराज के संपर्क में आए। जैसा कि हमने पहले कहा है कि साहूजी के मराठा स्वराज वापस आने के पश्चात बालाजी विश्वनाथ ने उनका साथ दिया क्योंकि नैतिकता के आधार पर मराठा स्वराज के राज सिंहासन पर साहूजी महाराज का ही अधिकार बनता था। जून 1708 में सर सेनापति धनाजी जागव की मृत्यु के बाद साहूजी ने धनाजी के पुत्र चंद्रसेन को सेनापति बना दिया, परंतु वह गुप्त रूप से महारानी ताराबाई के संपर्क में था। अतः संभावित विश्वासघात से बचने के लिए साहूजी ने 1708 में बालाजी विश्वनाथ को सेनापति के समान शक्तियां दी और उन्हें एक नवीन पद पर नियुक्त कर दिया। 1712 में चंद्रसेन विश्वासघात करते हुए ताराबाई की ओर मिल गया। इसी समय मराठा नौसेना के प्रमुख कान्होजी आंग्रे ने छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा भैरवपंत पिंगले को बंदी बना लिया। महारानी ताराबाई के नेतृत्व में कार्य करने के बावजूद कान्होजी आंग्रे एक स्वतंत्र राजा की तरह शासन करते थे। उनके पास 22 किले थे। आंग्रे परिवार को समुद्र का स्वामी कहा जाता था। इन विकट परिस्थितियों में छत्रपति साहूजी महाराज ने 16 नवंबर 1713 को मंजरी नामक स्थान पर बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। पेशवा बनने के बाद उन्होंने शस्त्र बल के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह कूटनीति का प्रयोग किया। सर्वप्रथम उन्होंने कान्होजी को पत्थर लिखकर उनकी राष्ट्रीयता को ललकारते हुए
छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा स्वराज के लक्ष्य को याद दिलाया। उन्होंने कान्होजी को समझाया कि वर्तमान परिस्थितियों में ध्वस्त हो चुके मुगल साम्राज्य के ढेर पर एक विशाल मराठा स्वराज स्थापित करने का यह महान अवसर है, किंतु ऐसा तभी हो सकेगा जब संपूर्ण मराठा स्वराज स्वयं एकजुट होगा। बालाजी विश्वनाथ की ने उस घटना को भी स्मरण कराया जब कोंकण में उनके पिता द्वारा कान्होजी के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने परंपरागत तरीके से और पारिवारिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा, पेशवाई आता आप ले आज दरात आहे, अर्थात पेशवाई अब उनके ही घर में है। इस प्रकार बिना युद्ध किए कान्होजी आंग्रे छत्रपति साहूजी महाराज के गुट में शामिल हो गए और छत्रपति साहूजी महाराज का गुट और मजबूत हो गया। छत्रपति साहूजी महाराज और पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सभी मराठा सरदारों का सम्मान करते हुए उन्हें उपाधियां प्रदान की, जैसे कर्नाटक प्रांत के धोरपोड़े को हिंदूराव की उपाधि, कान्होजी आंग्रे को सरखेल की उपाधि, बंगाल प्रांत पर अधिकार करके वहां पर प्रशासन चलाने वाले नागपुर के परसोजी भोसले को सेना साहेब वसुबा, कृष्णराव खटावर, दाबाजी और उदाजी चौहान जैसे कुछ सरदार मराठा स्वराज की प्रजा पर अत्याचार करने के साथ साथ छत्रपति साहूजी महाराज की सत्ता अस्वीकार कर रहे थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सर्वप्रथम कृष्णराव को युद्ध में पराजित किया और मौत के घाट उतार दिया। 1718 ईस्वी में दाबाजी पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया गया। उदाजी चौहान पर अब आक्रमण किया गया तो वह मैदान छोड़कर ही भाग गया। इस प्रकार पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सभी प्रमुख मराठा सरदारों को छत्रपति साहूजी महाराज के नेतृत्व में एकजुट करके मराठा स्वराज को पारस्परिक संघर्ष से खंड खंड होने से बचाया, बल्कि उन्होंने एक सुदृढ़ मराठा स्वराज का निर्माण भी किया। औरंगजेब के पोते अजीम उल शान का पुत्र फर्रुखसियार 1713 में सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली का शासक बना, किंतु शीघ्र ही फर्रुखसियार और सैयद बंधुओं में मतभेद उत्पन्न हो गया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार को सत्ता से हटाने के लिए मराठों की सहायता मांगी। फलस्वरूप 1719 में मुगल मराठा संधि हुई, जिसमें मुगलों की ओर से सैयद बंधुओं को मराठों की ओर से बालाजी विश्वनाथ ने भाग लिया। इतिहासकार कहते हैं, मराठा स्वराज का इतिहास छत्रपति साहूजी महाराज को उन प्रदेशों पर स्थायी आधिपत्य प्राप्त हो गया जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य कहा करते थे। हैदराबाद, गोंडवाना, खानदेश, बरार और कर्नाटक के वे प्रदेश भी छत्रपति साहूजी महाराज को वापस मिल गए। दक्षिण के प्रदेश में मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया, जिसके बदले में 15,000 मराठा सैनिकों को दिल्ली दरबार में तैनात किया गया, जिनका खर्च दिल्ली सल्तनत स्वयं उठाती थी। साहूजी की मां और अन्य सगे संबंधियों को मुगल कारावास से मुक्त कर दिया गया। बालाजी विश्वनाथ ने 15,000 सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और सैयद बंधुओं के साथ मिलकर फर्रुखसियार को सत्ता से हटाकर रफी-उद दराज को दिल्ली का नया शासक नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा स्वराज को 30 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में भी मिले। चौथ देने का तात्पर्य यह था कि मुगल सल्तनत मराठा सरदार शूरवीरों ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया है। छत्रपति शिवाजी द्वारा कल्पित मराठा स्वराज क्षेत्रों तथा हैदराबाद, गोंडवाना, खानदेश, बरार और कर्नाटक आदि सूबों की प्राप्ति से मराठा स्वराज का स्थायी विस्तार हुआ। जिस तरह 15,000 मराठा सैनिकों के नेतृत्व में दिल्ली के मौजूदा शासक को हटाए गए नए शासक को बिठाया जाना इस बात का संकेत था कि अब दिल्ली के शासक भी मराठा ही तय करेंगे। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त 30 लाख रुपए से मराठा स्वराज की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई। इससे इतिहासकारों के उस
बात से पर्दाफाश होता है कि अंग्रेजों ने सत्ता मुगलों से हासिल की थी, जबकि वास्तविकता यह थी कि मराठों ने बहुत पहले ही मुगलों को धराशायी करके अखिल भारतीय सत्ता का निर्माण कर लिया था। हालांकि अब इस सत्य को स्वीकार किए जाने लगा है। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा मंडल की स्थापना की, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य था। सभी महत्वपूर्ण मराठा सरदारों को एक छत्रपति के नेतृत्व में एकजुट करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, जिससे मराठा स्वराज धीरे धीरे जनतंत्र की ओर अग्रसित होने लगा। पेशवा के बाद नाना फडणवीस जो लेखनिक थे, सत्ता उनके हाथ में आ गई, अर्थात छत्रपति से लेकर लेखनिक तक सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका था। सभी लोग मराठा स्वराज्य के लिए काम कर रहे थे। एक प्रकार का लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। वास्तव में आधुनिक युग अंग्रेजों के आने के पश्चात नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य स्थापना के बाद शुरू हुआ था। नए बने सरदार जैसे गुजरात में दाभाडे, बाद में गायकवाड़, उत्तर में होलकर, मध्य में सिंधिया और दक्षिण में घोरपड़े आदि कर संग्रह के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी कर रहे थे। मराठा स्वराज की इस यात्रा में मराठा मंडल के विषय में भी हम बातें करेंगे। ये थे महान मराठा बालाजी विश्वनाथ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।